हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 22 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रूटीन चला रहा है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक एमसीक्यू और एमसीक्यू के बाद देखते हैं हम अपना पीसी। बट आज हम देखेंगे अपना पीसी और एमसीक्यू को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं पीसी हमारे पास क्या है 21 अगस्त 2023 का। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लास्ट में अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा तो थोड़ा-सा समझ लेना। ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी तीनों का कंपाइलेशन होता है ना? जब आप देखेंगे कि हम मंथ के हिसाब से, कल मेरी एक अपने दोस्त से बात हुई तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर आप एक दिन में लगभग हम 6 टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हम 30 में करते हैं तो हमें लगभग 180 टॉपिक मिल जाते हैं इसमें से। यानी कि 180 टॉपिक, और लगभग हमारे पास 2000 टॉपिक होंगे करंट के, और हमें पता होगा कि किसका मतलब क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यूपीएससी में सिर्फ आपको कई बार तो हेडलाइन से ही क्वेश्चंस बनते हैं और हम क्या करते हैं, मैं डेप्थ में चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये अटेंशन प्लीज। आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप लास्ट में पछताएंगे, सोचेंगे कि नहीं सर ने पहले से ही बोला था। क्योंकि हेडलाइन क्वेश्चंस, देखिए यूट्यूब पे जब आप देखेंगे ना तो इस टाइप की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, है ना? वो क्या है, आप डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ वाली चीजें नहीं याद रहती हैं फाइनल जब आप वहां से निकलते हैं तब। बट आपको हेडलाइन वाली चीजें जरूर याद रखनी है कि किसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें यही आना चाहिए कि भाई जो भी टॉपिक दिया है उसका मीन्स क्या है ना? उसका मतलब क्या है, उससे होता क्या है, दैनिक दैनिक जीवन में उसका यूज क्या है ना? डेली लाइफ में उसका यूज क्या है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। सो इसलिए हम कंपैरिजन लेके आते हैं आपका पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का। और जिसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें हमारे पास रहता है 6 या 7 टॉपिक रहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई से। एंड आई एम डैम श्योर जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, चाहे फॉरम आईएएस हो, इनसाइट हो, आईएएस बाबा हो, विजन आईएएस हो, करंट अफेयर जब आप सॉल्व करेंगे तो इजीली मैं बता रहा हूँ आपको, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डेफिनेटली होंगे। आई एम डैम श्योर। ओके, सो देखते हैं क्या हमारे पास पीसी। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कोई नहीं, मैं इसको यहाँ पे रेड कर लेता हूँ आपका, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में हम बताता है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। ओके, उसको लॉन्च किसने किया है? यू कैन सी दैट इसको इशू किसके द्वारा किया गया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर कट है यहाँ तक। अब हम देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये एक्चुअली में क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये एनएचएम का पार्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का? मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड फुलफिल इंडियाज नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशंस। यानी कि और जो इंडिया की नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन है उसको फुलफिल करना। इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन। क्लियर कट है यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको ये समझना था कि ग्रीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो था वो क्यों आया। एक्चुअली में इसका जो वर्क है, इसका वर्क है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पता करना, उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कौन लेके आया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर उसके बाद हमें ये पता करना था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। ये भैया नेशनल हाइड्रोजन मिशन का पार्ट्स है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई भारत में, यू कैन से दैट, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, ये प्रोड्यूस भी करे एंड एक्सपोर्ट भी करे किसको? ग्रीन हाइड्रोजन को, और फुलफिल करना उसकी नेशनल डिटरमिनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन को। क्लियर कट हो गया यहाँ तक? ओके। उसके बाद अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आई एम डेम श्योर आप अगर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे ना तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं ना कि किस हिसाब से मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि आपका क्वेश्चन से ही, मतलब अगर आप करंट लगा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन भी वहां से सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है। जैसे आपसे पूछा जाएगा ओनली पेयर 1 2 3 एंड नन ऑफ देम, तो उनमें से आपके पास एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज अ ब्लू हाइड्रोजन, व्हाट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो ग्रे हाइड्रोजन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझते होंगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो ब्लू हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, तो होगा विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यू कैन सी दैट सिक्वेंस, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस होता है एंटायरली फ्रॉम द रिन्यूएबल पावर एंड सोर्स। देखिए यहाँ से तो सीधा सीधा आप निकाल लेंगे
जो ग्रे हाइड्रोजन है वो आपका फॉसिल फ्यूल से आएगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन जो आपका होगा, अब सीधी सी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन अगर होगा तो कोई भी चीज रिन्यूएबल होगी, है ना, तभी तो ये होगा, तो रिन्यूएबल पावर सोर्स से होगा ये, ठीक है। और ब्लू हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये फॉसिल फ्यूल्स तो होंगे, प्लस इसमें क्या होगा, कार्बन कैप्चर होगा, सीसी, ठीक है। और इसमें एंड स्टोरेज, इसको जैसे आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आ जाता है वर्ड्स हमारे पास सोरासिस। देखिए, जिसने ये सोरासिस नहीं सुना, मैं उसको उसको थोड़ा सा बता दूं। एक सोरासिस होता है, ठीक है। तो सोरासिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी बंदे को खाज हुई या खुजली हुई, है ना, और वो इतनी भयंकर हो गई कि आप ये समझ लो उसकी लास्ट, जैसे हमने क्लाइमेक्स कम्युनिटी पढ़ी थी, और जैसे हम पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये आपका पहले सर्ट था, है ना, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा और बिग हो गया, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, और ये स्टार्टिंग है। तो जो ये क्लाइमेक्स है इसका, है ना, लास्ट, बिल्कुल लास्ट पे, उसी को सोरासिस बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर खास खुजली हो जाती है और उसकी फुल बॉडी में, अगर मान लीजिए छोटा सा पहले पार्ट्स था उसका, रिंग बॉम का, जिसे आप दांत कहते हैं, वो छोटा सा था, फिर वो बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि वो फुल बॉडी में हो गया, उसके बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है वो इतना क्यूरेबल नहीं है हमारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोरासिस बोलते हैं। तो सोरासिस आपको समझना कि सोरासिस किस फॉर्म में होती है, ये स्किन डिजीज है, ठीक है। और सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे वर्ड्स यही पूछा जाएगा, सोरासिस जो है वो किस टाइप की डिजीज है, ये आपकी स्किन स्किन पर होती है, ठीक है, आपको इतना समझना है, ठीक है। एक और होगा, एक आपने सुना होगा विटिलाइगो। विटिलाइगो जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भी स्किन डिजीज है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में और बता दूं। विटिलाइगो, विटिलाइगो में थोड़ी सी सॉरी मैं स्पेलिंग, विटिलाइगो में क्या सीन होता है कि जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे, उनकी स्किन जो होती है व्हाइट व्हाइट हो रही होती है ना, कहीं हाथ की कहीं पैर की, तो विटिलाइगो में वो भी स्किन प्रॉब्लम है। तो सोराइसिस भी स्किन प्रॉब्लम है, और विटिलाइगो भी क्या है, आपकी स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो सोराइसिस की बात करेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया सोरासिस है क्या, ये यानी दांत खाज खुजली अगर आपकी ज्यादा बढ़ जाए, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए, जिसका ट्रीटमेंट हमारे पास इतना क्यूरेबल नहीं है ना, और उसको हम बोलेंगे सोरासिस। और इसी तरीके से एक और डिजीज होती है जो भी स्किन की है, उसका नाम है विटिलाइगो, जो कि व्हाइट आपके पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल्स, जिसमें क्या होगा, रैश विद इचिंग, यही मैंने आपको बताया था, खुजली खुजली होगी, और स्कैली पैचेस होंगे, ठीक है। मोस्टली कॉमनली ऑन नी, ज्यादातर कहाँ पे होती है, नी पे होती है, ठीक है, यानी कि आपके जो घुटने होते हैं, ठीक है। एल्बो पे होगी आपकी, एंड ट्रंक एंड स्काल्प पे होगी, सिर पे होगी ये। तो ये तीन चार जगह होती है, जैसे आप देख रहे हैं, कोनी है आपकी, घुटने है, स्काल्प है, मतलब सिर की, जो आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो बेहास हो जाती है सर में, तो जैसे बेहास उसको बोलते हैं ना, डेंड्रफ, जब उसको बार बार आप रब करेंगे तो व्हाइट व्हाइट निकलता है, व्हाइट व्हाइट वो जो पार्ट्स निकलता है ना, यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ द सोराइसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इंपोर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने तीन टर्मिनोलॉजी निकालने की कोशिश की थी यहाँ पे, ये तीनों तो आपको याद ही होनी चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से आता है, उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन कहाँ से आता है, और ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये आपको तीन पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको सोराइसिस जो बड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये तीन चीजें आपको याद होंगी, याद ही करनी है, कौन सी है, एक है टेंची मैनोइड्स हैरिसन फोर्डी, और उसके बाद है डियोडोल, ये सॉरी फियोडोल्स हैरिसन फोर्डी, और उसके बाद है कैलिफोर्निया हैरिसन फोर्डी। ये तीन टर्मिनोलॉजी है, इनके तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ थ्री, तीनों को हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। टेंची मैनोइड्स जब वर्ड से आएगा, तो ये तो हॉरिसन फोर्डी है, हॉरिसन फोर्डी है, हॉरिसन फोर्डी है, ये तीनों में, ये किसी के नाम पे पड़े हैं। तो टेंची मैनोइड्स वर्ड से आएगा तो उसको आपको याद रखना है, ये सांप से यानी कि स्नैक से रिलेटेड है। और आपका फिर आएगा फेडोल्स, ये जो वर्ड्स है ना, वो आपका आंट यानी कि चींटी से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा कैल्पोनिया, कैल्पोनिया आपको याद रखना है, ये आपका मकड़ी से रिलेटेड है। तो तीन वर्डिंग हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, श्योर है कि आपसे पूछा जाए कि ये जो तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, या स्नेक है, आंट है, स्पाइडर। क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी की खास बात है ना कि वो आंट पे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, स्पाइडर पे पूछ चुका है, तो आई थिंक मे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका स्नेक पे। और ये एक्चुअली में किसी के नाम पे रखे हैं, हैरिसन फोर्डी के बारे में। सो टेंचिनोइड्स ये हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से, बट प्रीलिम्स में हमें इसकी वर्डिंग याद करनी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें मिलता है सी एस आर, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सी एस आर। देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि कंपनियां, जैसे आपने देखा होगा, एक इससे कुछ दिन पहले डाबर आमला सरसों तेल का, नहीं डाबर आमला, हाँ सॉरी, डाबर आमला का एक ऐड आता था, और उसमें जब ऐड आने के बाद उसमें ये दिखाया जाता था कि अगर आप 1 रुपया डोनेट करते हैं तो वो बच्चों की शिक्षा के लिए जाता है।
मतलब कुल मिला के अगर 15 रुपए का ऑयल है वो, तो अगर हम आपसे वो 15 रुपए ले रहे हैं, तो उन 15 रुपए में से जो 1 रुपए है, वो हम बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कंपनी ने लगभग आपका 1500 रुपए का ऑयल बेचा, तो 1500 रुपए में से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 15 रुपए पे एक है, तो 15 छिक्का 90, यानी कि 19 पे आपका 6 रुपए निकाला होना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 100 तक चलेंगे, तो 1000 तक चलेंगे तो 60 रुपए, लगभग मान लीजिए आपका 150 रुपए इन लोगों ने निकाल लिया, है ना। तो ये जो 150 रुपए है वो निकाल के इन्होंने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। ऐसा नहीं करती है कंपनियां। कंपनियां क्या करती हैं, ये CSR इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो भी कमाई होगी उसमें से 2% या 3% आप क्या करेंगे, वो सोशल, यू कैन से दैट, सोसाइटी में उसको खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी को दिखाने के लिए वो ऐड आता था, आपने देखा होगा, डाबर आमला सरसों का तेल, यानी कि 1 रुपए आपका बच्चों की शिक्षा के लिए जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो देखिए वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, स्पेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट मोर देन डबल्ड, है ना, ठीक है, विच मेड द सेक्टर द बिगेस्ट रिसिपेंट, ठीक है, ऑफ सच फंड्स आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि ये जो पैसा ये है, ये किस पे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पे, ठीक है, और जो भी उनको रिसिप्ट मिल रहा है उसमें से ये रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली में क्या करता है, कंपनियां दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम डबल खर्चा कर रहे हैं किस पे, एनवायरनमेंट पे। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, CSR यानी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने जो भी कमाई होती है उसमें से एनवायरनमेंट या सोशल इशू के लिए कुछ पैसा खर्च करती हैं, ठीक है। तो उसी को हम सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि UNSC। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ये समझना है। इट इज अ यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी, ठीक है। ये क्या है भैया, इट इज ये UN की प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है। ये एम्पावर करती है, ठीक है, और इम्पोज करती है बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इस पे जो भी मेंबर है इसके, स्टेट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसके 5 परमानेंट वीटो मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, जैसे चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, UK है और USA है। तो 5 इसके परमानेंट मेंबर ये आपको देख लेने कौन कौन से भैया, चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड USA। अच्छा इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सबसे पहले आपको इतना समझ लेना, ओके। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है MCQ डायरेक्ट ही मैंने इसमें से सॉल्व कराने की कोशिश कर दी है। तो कुछ भी देखिए मैं बता दूं, ये अभी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको कुल मिला के ये कि इसमें आप थोड़ी सी एलिमिनेट टेक्निक नहीं लगा सकते, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी से आप इसका आंसर देंगे। तो क्या है, विद द रेफरेंस विद रेफरेंस with reference to the culture history of the India, which one of the following is the correct description of the term। ये आपका है परामिता। देखिए सीधा सीधा वर्ड निकल रहा है, परामिता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन द एफ्रोस्टिक सूत्र स्टाइल, सूत्र पद्धतियों में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ है क्या, परामिता। अब यहाँ से तो कोई सेंस नहीं लग रहा इसका। अच्छा आगे है, philosophical school that did not accept the authority of Vedas, यानी कि वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ये भी नहीं लग रहा। आगे देखते हैं, प्रिफेक्शंस whose attainment lead to the बोधिसत्व पाथ। क्या है, यूपीएससी में पहले एक बहुत अच्छी सिस्टम था, अभी लास्ट बता दूं मैं, पावरफुल मर्चेंट गाइड बाय द अर्ली मिडिएवल साउथ इंडिया। इससे पहले यूपीएससी की एक खास बात क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मैं बता दूं आपको, यूपीएससी अगर कहीं भी आपको बोधिसत्व या फिर जैन, ये 2 मिल रहे हैं, तो मोस्टली आंसर इन दोनों में से हुआ करता था। तो जैन तो डेफिनेटली यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, तो आंसर तो हमारा सीधा सीधा निकल आया है। बट क्या है, अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ समझेंगे क्या है, भी परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो परामिता से परामिता थोड़ा सा आप सेंस निकालेंगे तो मिल सकता है आपको, ये किससे मिलेगा, बोधिसत्व से। अच्छा अब अगर ये पहले क्वेश्चन था तो डायरेक्टली आप, मैंने बताया आपको जैन या बुद्धिस्ट वाला ही आंसर हुआ करता था मोस्टली। तो ये तो आंसर नहीं होंगे, तीनों आपको दिख रहे हैं साथ साथ, तो इसमें बोधिसत्व मिल रहा है ना, अटेनमेंट ऑफ द बोधिसत्व पाथ, ठीक है। तो परम हमें क्या मिल गया, मितास, यू कैन से दैट, परम हमें सुख मिल गया है ना, तो वो कहाँ से मिल सकता है, बोधिसत्व पाथ के थ्रू, ओके। अच्छा नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट
टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू वेंस टू हियर कावेरी वाटर इशू। अभी आप देख रहे होंगे अपने जो सीजीआई है ना चंद्रचूड़ सर, इनका जो एक्शन है ना, अभी जैसे मणिपुर वाला हो, मणिपुर में भी डायरेक्ट सीजीआई ने इंटरवेन किया था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं की थी तो अपने सीजीआई ने डायरेक्ट इंटरवेन किया था एंड अल्टीमेट भी दिया था मणिपुर गवर्नमेंट को, अगर आपने जो भी दंगाई हैं या जो भी सोशल एंटी एलिमेंट्स है, अगर उनके खिलाफ अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो इसमें डायरेक्ट कोर्ट इंटरवेन करेगा। ये पहली बार हो रहा है इंडिया में, मैं बता दूं आपको, शायद पहले हुआ होगा आई थिंक, बट ये इट्स पहली, ये फर्स्ट टाइम है मेरी समझदारी में कि डायरेक्ट कोर्ट इंटरवेन कर रहा है कि भाई अगर कुछ भी विवाद हो रहा है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट कोर्ट आ रहा है। तो यही है, आप देखिए मणिपुर वाला विवाद कहीं तक सॉल्व होने में आया, तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करी गई है कावेरी वाटर इशू। कावेरी वाटर इशू अभी आपको पता होगा कहां पर भी है, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। क्योंकि कर्नाटका जो है ना वन टाइम इनको पानी देता है, पर तमिलनाडु ये चाहता है कि भाई पानी हमको रेगुलर बेस पे मिलना चाहिए, ना कि वन टाइम प्रोसेस पे। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है वो बर्बाद हो जाती है। अच्छा, अब स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझेंगे हम। तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है इस आर्टिकल्स में। सॉरी, ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, डायरेक्ट मैं बता दूं, यही एक क्वालिटी है। अब कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि जुडिशरी अपनी बहुत ज्यादा एक्शन में है और ये कहीं तक बहुत ज्यादा बेटर है, और जनता की जो एक जनता जनार्दन है उसका जो विश्वास है जुडिशरी पे वो फुलफिल बना रहेगा। तो जहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बता दूं। सीजीआई जो डीवाई चंद्रचूड़ है ना, मंडे की बात है, और इन्होंने एश्योर किया कि जो तमिलनाडु है would be constitute a new ways to hear the state plea for the release of the its allotment of Kaveri water for August। तो कावेरी जो रिवर वाटर है वहां से जो भी पानी दिया जाएगा उसको यूपी से तमिलनाडु को, सो उसके लिए एक बेंच जो है कंस्टिट्यूट की जाएगी। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें डायरेक्ट कोर्ट इंटरवेन कर रहा है, और तमिलनाडु हैज मूव द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन टू कर्नाटका टू रिलीज लगभग 24,000 क्यूबिक ऑफ द कावेरी वाटर, ठीक है, कावेरी वाटर फोर्थ विद फ्रॉम इट्स रिजर्वियर एट बिलिंगुडल फ्रॉम द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द मंथ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 14 अगस्त। और बाद बाकी स्टार्ट कब से किया इसने, 14 अगस्त से। सो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से तमिलनाडु क्या चाहता है और कर्नाटका उसके साथ क्या करता है ना। और अभी तमिलनाडु यही बात कहना चाह रहा है कि भाई हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है, यानी कि जो खड़ी क्रॉप हिंदी भाषा में कहा जाए, तो वो बर्बाद हो जाएगी अगर पानी आप टाइम से नहीं देंगे, है ना। और बहुत सी चीजें हमारी जो है यू कैन से दैट गड़बड़ हो सकती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग है। तो देखते हैं स्टैंडिंग, सबसे पहले हमें देखना है कि स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है, तो देखेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप रेफर टू एग्रीकल्चर क्रॉप दैट आर करेंटली ग्रोइंग इन अ फील्ड, जो अभी अभी मतलब फील्ड में आपने मतलब यू कैन से दैट ग्रो हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि गेहूं का बाल आने से पहले की कहानी है ना, वो स्टैंडिंग क्रॉप आएगी। बाल समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका ये गेहूं है, गेहूं का पौधा है और उसमें जो बाल आती है ना इस तरीके की, तो ये बाल आने से पहले ये पौधा इस टाइप का है, ठीक है, ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है, ये सब आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है। ये स्टैंडिंग क्रॉप का काउंट नहीं होगी, आपको इतना समझ लेना है। सो दैट आर करंटली ग्रोइंग इन द फील्ड दैट हैव नॉट येट बीन हार्वेस्ट, अभी वो कटाई के लिए नहीं है बट वो ग्रो हो रही है। दीज क्रॉप्स आर प्लांटेड एंड कल्टिवेटेड बाय द फार्मर एंड आर वेरियस स्टेज ऑफ द ग्रोथ अंटिल दे रीच मैच्योरिटी एंड दे आर रेडी टू फॉर हार्वेस्ट। एग्जाम्पल स्टैंडिंग क्रॉप्स जैसे बीट है, कॉर्न है, राइस है, सोयाबीन है। अभी मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होती हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स जो है वही आपकी भाई जो अभी तक तैयार नहीं है किसके लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, यू कैन से दैट इट्स ए स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि खड़ी सफल क्या होती है, वो सॉरी नहीं फसल, सॉरी, तो खड़ी फसल जो आपकी होती है ना, सॉरी थोड़ा सा वो गलत वर्ड निकल गया, खड़ी फसल, ये आपको ना याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं हिंदी में, खड़ी, ठीक है, और फसल। इसमें आपको याद रखना है कि ये अभी तक हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब उनकी कटाई के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अभी फिलहाल में ग्रो हुई है, इसी को आप स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अच्छा, सो डायरेक्ट कोर्ट ने इंटरवेन किया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये ऐसा ही अदर स्टेट के बीच में भी है। हाँ है, यस। तो आपको ये 8 मैंने यहाँ पे लगाए हैं, लिस्ट ऑफ जो एग्जिस्टिंग वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है। जैसे आपकी गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो किसके बीच में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अब आप देख रहे हैं गोदावरी वाटर डिस्प्यूट भी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के बीच में। और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, यस ये भी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका।
उसके बाद आ जाता है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, ये है। यस, अब नर्मदा, ये आप देख रहे हैं कहाँ पर मिलेगी आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र के बीच में। रवि एंड ब्यास, सीधी सी बात है, ये तो आपको बिल्कुल नॉर्थ में चले गया। ये मिलेगी आपको पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, ये तो भी हमने पढ़ाई था। अब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, नहीं, ये केरला के बीच में भी है। थोड़ा सा देखेंगे आगे चल के हम, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। उसके बाद कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है। यस, तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था, जो कि आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में है। और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो सेकंड वाला है, वो आपका कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो देखिए कर्नाटका, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तो होगा, बट तेलंगाना और ऐड हो जाएगा किसमें, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या ऐड हो जाएगा, तेलंगाना। उसके बाद देखते हैं, फिर हमारे पास वंशधारा वाटर डिस्प्यूट, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बिटवीन में है। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, ये गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। एक बात मैं बता दूं आपको, डेफिनेटली बता रहा हूँ, जब आप टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे ना, या फिर इवन यहाँ तक हो सकता है कि हमारा एमसीक्यू भी मिले, क्योंकि ये वाटर डिस्प्यूट है ना, लगातार 10-11 दिन, 12 दिन, आई थिंक 1 महीना होने वाला है इसको, आर्टिकल्स को, ये वाटर डिस्प्यूट के बारे में, कि जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है, बिटवीन द फॉर द कावेरी रिवर को लेके। सो मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चंस बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना ये सारी चीजें आपके लिए नोट कर दी हैं। और देखिए मैं बताऊं, इसकी आप क्या कर लेंगे, मैपिंग कर लेंगे, तो मैपिंग से आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो फर्स्ट है और सेकंड है, ये आपको जरूर देख लेना है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट आपको याद रखना है कि सेकंड वाले में तेलंगाना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नर्मदा आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये नॉर्थ के हैं, रवि वाला याद रखना है। कावेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट। और आई एम श्योर कि इसका क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्वेश्चन बन सकता है आपसे, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है आपका इससे। ओके, सो ये आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद मैं बता दूं आपको कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के, ये सेकंड वाला बता दिया। वंशधारा एक बार देख लेंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये देखिए इसी के साइड पे इसलिए हो सकता है यहाँ भी। और महादेवी वाटर डिस्प्यूट, महादेवी दई, ये वाटर डिस्प्यूट आपका बन जाएगा, ये कहाँ बन जाएगा आपका, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, थोड़ा सा आप देखते हैं और हम क्या है, देखिए। अब कावेरी वाटर जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है, ये केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये भी हमने पढ़ लिया। जून 1990 की बात है। रिपोर्टेड एंड डिसीजन गिवन, ये 5 फरवरी को दिया गया 2007 को। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया डिसीजन जो है 16 फरवरी 2018 को। द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इम्प्लीमेंट द मॉडिफिकेशन, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको मॉडिफाइड, उस डिसीजन को मॉडिफाई करेंगे ये दो बॉडी। कौन कौन सी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद आ जाते हैं हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड, ये मैंने अभी आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका तेलंगाना आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ये अप्रैल 2004 में, ठीक है। उसके बाद करेंगे इस रिपोर्ट की, इसमें क्या था, रिपोर्ट एंड डिसीजन गिवन, ये कब दिया गया, 30 दिसंबर 2023 को। ये आपको याद रहे ना रहे, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि ये किसके बिटवीन में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो आपकी द टर्म ट्रिब्यूनल्स हैज बीन एक्सटेंडेड आफ्टर द bifurcations of Andhra Pradesh, the matter under adjudication in the tribunals। अच्छा, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में है, फरवरी 2010 की बात है। रिपोर्ट एंड डिसीजन सबमिट कब, 13 सितंबर 2017 को। फर्दर रिपोर्ट इसकी पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है। महादेवी, ये सॉरी वाटर डिस्प्यूट है, ये गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है, और नवंबर 2010 की बात है। और रिपोर्टिंग एंड डिसीजन सबमिटेड 14 अगस्त 2018 को, फर्दर रिपोर्ट पेंडिंग में है इसकी। और फिर महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, ये छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये मार्च 2018 में अंडर एडजुडिकेशन बाय द ट्रिब्यूनल्स, रिपोर्ट एंड डिसीजन आर, इसका अवेटेड है अभी। क्लियर कट है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये सारा जो कुछ है ना वो आपको समझा दिया, तो मुझे नहीं लगता इसको अब आपको दोबारा पढ़ने की नीड होगी। क्लियर कट है यहाँ तक? तो आपको ना ये वाला चार्ट्स, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इस चार्ट को, चाहे मेरे चैनल पर रेगुलर रहे ना रहे, डजेंट मैटर, पर आप समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा। आप क्या करते हैं ना, 1 घंटे अगर न्यूज़पेपर देख रहे हैं, और 1 घंटे न्यूज़पेपर में से अगर आपने 4 वहां से, आई कैन से दैट, अगर आपने 4 से लेके 6 टॉपिक तक आपके अगर वहां पर तैयार नहीं हो रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका न्यूज़पेपर देखना कोई मतलब रह जाता है। कोई जरूरत नहीं है आपको न्यूज़पेपर देखने की। अब
मतलब मेरा कहने का मतलब समझना, माइंड मत करना, बट मैं बता रहा हूँ कोई मतलब नहीं रहता कि इन द एंड आपको ये याद नहीं रहेगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने वन टाइम वीडियो देख ली किसी की तो मेरा क्लियर हो जाएगा, द हिंदू मेरे समझ में आ रहा है। अरे ऐसे नहीं पढ़ने पड़ेगा, आपको कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा क्या नोट करना है, क्या नोट नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं है आपका। अब क्या होता है ना कि पहले हमारे प्रीलिम्स तैयार नहीं है, मेंस में लगे पड़े हैं, मेंस में लगे पड़े हैं, 3-4 साल हो गया। अरे ठीक है, मेंस में लगे अच्छी बात है, बट क्या है आपको प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको उस प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ेगा जो आपको पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको इस टाइप की आई थिंक मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उसको मैपिंग कर लें एक बार, और क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि ये डिस्प्यूट वाला बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, और उसके फुल्ली चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा। और ये आपसे ज्यादातर जब मेंस का पूछा जाएगा तब लिखने की बारी आती है ना, तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, जो भी एस्पिरेंट है, उसमें इतनी ताकत होती है कि जब वो लिखने बैठ जाएगा ना तो दबा के लिखेगा। और अपना प्रीलिम्स तो तैयार रखो यार, है ना। आप 1 घंटा न्यूज देख रहे हैं, उसमें से आपका आउटपुट क्या है, 4 टॉपिक नहीं पता आपको, है ना, तो कोई मतलब नहीं ले जाता आपका, तो आपको ये करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारे पास चंद्रयान 3 रिवील्स डार्क साइड ऑफ द मून। वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी यू कैन से दैट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियंस। सो हमारे प्यारे भारत की यही खास बात है, बेशक लेट से ही, और सफलता का झंडा तो हम ही गाड़ेंगे। और ये करके दिखा दिया। अभी रशिया का लूना 25 क्रैश हुआ, वो तो चंद्रमा की हस्ती भी नहीं देख पाया, है ना, बट हम चंद्रमा के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं। और हमारा एक जो कैमरा है, उस कैमरे का नाम है लैंडर हैजर्ड डिटेक्शंस एंड, इसका पूरा नाम है एंड एविडेंस कैमरा। ये अभी वहां पे सर्च कर रहा है कि जो डार्क साइड है कहाँ पर हमें उतरना है। सो ये बड़ी अच्छी हेडलाइन है, चंद्रयान 3 ने पर्दाफाश किया कि इसका डार्क साइड ऑफ द मून का, है ना। सो देखते हैं क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो वेडनेसडे को यू कैन से दैट चंद्रयान 3 के बारे में जो भी था इसरो साइंटिस्ट ने बताया। और जो फार साइड है, मतलब इसकी डार्क साइड है, यू कैन से दैट आल्सो नोन एज द डार्क साइड ऑफ द मून, एज इट इज ऑलवेज हिडन फ्रॉम द अर्थ। ये हमेशा पृथ्वी से ढकी हुई रहती है। द इमेज वर कैप्चर ऑन अगस्त 19 अगस्त को ये इमेज जो थी कैप्चर की गई बाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम थोड़ा सा आप रखेंगे, नाम याद रखेंगे, लैंडर लैंडर हजार्ड डिटेक्शंस एंड एविडेंस कैमरा। ये कैमरा ने 19 अगस्त को जो अर्थ से, यू कैन से दैट अर्थ की शैडो से ढकी रहती है उस साइड को इसने उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, द ये जो कैमरा, दिस कैमरा दैट असिस्टेंट इन लोकेटिंग अ सेफ लैंडिंग एरिया, ये सेफ लैंडिंग एरिया दिख रहा है कि भाई कहाँ मेरे को लैंड करना है। ठीक है, लूनर साउथ पोल पर विदाउट वर्ल्डर्स और डीप ट्रेंचेस ड्यूरिंग द, क्योंकि वहाँ गड्ढे हैं ना बहुत सारे, तो वो यही चीज देख रहा है कि भाई ऐसी जगह देखनी है जहां पर अच्छी तरीके से वो सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। ड्यूरिंग द डिसेंट इज डेवलप्ड बाय द इसरो एंड सेस, यानी कि यू कैन से दैट स्पेस एजेंसी पोस्टेड ऑन एक्स फॉर्मली ट्विटर रशिया 25, ये हमने पढ़ा था, है ना। मैंने कल आपको बताने की कोशिश भी की थी, और मैंने शॉर्ट यू कैन से दैट वीडियो के थ्रू भी बताने की कोशिश की थी। विच क्रैश इनटू द मून संडे, संडे को ही क्रैश हो गया भाई, यानी कि ये 14 आई थिंक, हाँ 10 अगस्त को ये लॉन्च हुए और पहुंच नहीं पाए उससे पहले ये, यू कैन से दैट क्या हो गया क्रैश हो गया। ठीक है, और हैड सेंट इमेज ऑफ द फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, इसरो हैज ऑलरेडी रिलीज 3 वीडियो, इसरो ने 3 वीडियो रिलीज की। पहली वीडियो जो आई थी ना इसकी, जो लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा के थ्रू आई थी, कब 15 अगस्त को, पहली सॉरी पहली वीडियो तो 5 अगस्त को आई है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा उल्टा पढ़ लेते हैं। और जो 6 अगस्त से लेके इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ द मून एज व्यू चंद्रयान 3 ड्यूरिंग द लूनर ऑर्बिट इंसर्टेशन। जब लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ था हमारा चंद्रयान 3, तब पहली वीडियो हमें मिली थी 5 अगस्त को। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, एक वीडियो और हमें मिली है जो मिली 15 अगस्त को, जो लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा के थ्रू 15 अगस्त को मिली। और जो एक वीडियो हमें मिली है लैंडर इमेजर कैमरा के थ्रू मिली है, और जस्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द, जिसमें लैंडर मॉड्यूल से अलग हुआ था 17 अगस्त को, वो वीडियो मिली। तो कुल मिला के हमें अभी तक चंद्रयान 3 की 3 वीडियो मिली है। पहली वाली वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई जो 5 अगस्त को आई कि लूनर जो आपका साउथ पोल है ना, यू कैन सी दैट लूनर ऑर्बिट नॉट ए साउथ पोल, तो लूनर ऑर्बिट में किस तरीके से चंद्रयान 3 इंसर्ट हुआ। दूसरी वाली में हमें ये मिला कि भाई किस तरीके से जो है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त को कुछ फुटेज ली, और लैंडर इमेज कैमरा ने जो आपका फर्स्ट है उसमें लैंडर मॉड्यूल प्रोपोजल मॉड्यूल से लोग हुआ, ये हमें पता चला 17 अगस्त को। ओके, सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें हमारे लिए और क्या पढ़ने के लिए है। द मून के लिए चंद्रयान 3, तो देख रहे हैं हमारा
हमारा किस तरीके से जो अर्थ बाउंड मैन्यूवर था उसमें हमें किस तरीके से उसको ट्रांजिट कराना था, है ना? तो देखिए आप ये पहले तो उसने हमारा जो चंद्रयान 3 था ना, इसने पृथ्वी के ही 5 राउंड किए, 1, 2, 3 एंड 4th एंड 5th। उसके बाद फिर ये अर्थ बाउंडेड मैन्यूवर से निकलने के बाद फिर ये लूनर ट्रांजिटरी सॉरी यू कैन से लूनर ट्रांसफर ट्रांजिटरी को थ्रू किसमें आपका उसमें यू कैन से दैट इंसर्ट हुआ लूनर साउथ पोल, जिसकी वीडियो हमें कब मिली थी, आई थिंक 17 को। ओके, सो इस तरीके से फिर ये यहाँ पे फिर इस तरीके से तब जाके ये यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम देखने की यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यहाँ गड्ढे वड्ढे तो नहीं है जहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। अच्छा, और ये लॉन्च हुआ था अपनी 14 जुलाई को, और लूना कब हुआ था? 11 अगस्त को। देखते रहना, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टेंटेटिव मून लैंडिंग डेट तो चंद्रयान की थी वो 23 अगस्त था, और लूना की थी 21 अगस्त। मतलब 10 दिन के अंदर इनको जो भी काम करना था वो 10 दिन के अंतर्गत करना था। ये सिर्फ पृथ्वी की एक ही कक्षा का इसने चक्कर लगाया, उसके बाद डायरेक्ट ये कहाँ के लिए निकल दिया? चंद्रमा के लिए। तो भाई जो आदमी थोड़ा सा वो कछुआ और वो खरगोश वाली कहानी हो गई है ना, कि ये अगर मैं बता दूं आपको, चंद्रयान 3 और आपका लूना 25 इसकी जो कहानी हुई है ना, वो कछुआ और खरगोश वाली हुई है। तो खरगोश को तो ये लगा कि मैं आराम से दौड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा वहां तक, और कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो जीत किसकी होती है? कछुआ की होती है। तो ये डिक्टो मोरल जो कहानी है ना, जो स्टोरी हम बचपन में सिखाई जाती है, डिक्टो उसी के बेस पे आके निकलती है ये वाली कहानी। कौन सी? चंद्रयान 3 वाली और लूना 25 वाली। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आपको थोड़ी सी इनकी डेट याद रखनी है। अच्छा, और उसके बाद इनके डेज याद रखने हैं कि डेज टू कंप्लीट जर्नी चंद्रयान 3 40 दिन में करेगा, आई थिंक 42 दिन है इसमें कुछ, ठीक है। और आपका लूना 25 है वो आपका 10 दिन में करेगा। सो ये वो खरगोश और कछुआ वाली कहानी है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, उसको देखेंगे हम। द प्रेसिडेंट स्पीच एडिटोरियल हम जैसा कि लास्ट में करते हैं, तो देखते हैं क्या है। देखिए अभी प्रेसिडेंट अपने जो प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, उन्होंने एक्चुअली में अपना स्पीच दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि कई बार संविधान को बदलने की बात हो रही है, बट अपने जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है, वो हमको गाइड करने वाला एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसलिए वी आर फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो उसी को डिकोड करने की बात करी गई है बाय द विवेक करजू सर के द्वारा। और इसमें मैं बता दूं आपको, अपने जो मुर्मू मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात कही कि भाई जो अपना जैसे यू कैन से दैट जिस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड के थ्रू अपने जो भी है इशू को सॉल्व करनी चाहिए। सो उसी में उन्होंने कहा प्रेसिडेंट मुर्मू स्टक मैनी नोट्स इन हर एड्रेस विच रिप्रेजेंट इंडिया करंट नेशनल लीड एज वेल इट्स एस्पिरेशन फॉर द बेटर वर्ड्स, ठीक है। अमंग दीज सी फोकस ऑन लिविंग, जैसे हमें समरसता से रहना चाहिए, ठीक है, यानी साथ साथ रहना चाहिए, विद नर्चर एंड एम्पावर ऑफ द वुमन की बात करी, वैल्यू ऑफ द एजुकेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी क्वालिटी हमें मिल जाती हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही। हैविंग बीन अ टीचर आल्सो, जब वो टीचर थी तो अपने बारे में भी उन्होंने बताया कि मैंने रियलाइज किया था कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल्स है जिससे सोशल एम्पावरमेंट हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, ठीक है, कि अगर मान लीजिए सोशल एम्पावरमेंट करनी है तो आपको एजुकेशन गेन करनी होगी। इट्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आइडियोलॉजिकल कंटेंशन क्या है। the on goes to heart of the president ideology contention, the other constitution guiding documents and aspiration as the president equality stats, making India is inclusive and development nation by 2047। अगर 2047 तक हमें हमें इंडिया को इंक्लूसिव डेवलपमेंट बनाना है, डेवलप्ड नॉट डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री तो अभी हम हैं, अगर हमें डेवलप, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, 2047 तक हमने टारगेट रखा है, तो हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी का वाइजली रिमाइंडेड और रिमाइंड किया कि जितने भी सिटीजन्स हैं, है ना, ऑल द सिटीजन देयर आइडेंटिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वाज अबव ऑल देयर अदर आइडेंटिटी, उनकी जो भी आइडेंटिटी उन सबसे ऊपर उनकी आइडेंटिटी है सिटीजन ऑफ द इंडिया, समझ रहे हैं। तो बहुत ही सहलीनता से और सहजता से अपनी बात रखती हैं। अच्छा, जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द रिलीजन इज अ ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ धर्म, नॉट ए पंथ। देखिए बहुत अच्छी बात है, हिंदी अगर ट्रांसलेशन हो रहा है
ऑफ द रिलीजन का, ठीक है, इन द ऑफिशियल हिंदी वर्जन। ये डॉक्यूमेंट धर्म का है, ये पंथ नहीं है। धर्म इज आल्सो द वर्ड यूज्ड फॉर द फेथ। धर्म जो है वो वर्ड यूज होता है किसके लिए? फेथ के लिए, विश्वास के लिए, विच पॉइंट्स मेंशन इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमें कहाँ मिल जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें भी इसके हमें दर्शन होते हैं, किसके? धर्म के। ओके, तो जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा फ्रीडम किस तरीके की मिली हुई है हमें, ठीक है, और एक्सप्रेशन हमारे जो है किस तरीके के हमें मिले हुए हैं। उसके बाद जो लिबर्टी है ना, इन सब चीज़ों को देख के। सो द प्रेसिडेंट लाइफ स्टोरी इज अ ट्रूली इंस्पिरेशनल। ये बात सही है भाई, प्रेसिडेंट की जो लाइफ स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है फॉर अस। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनल ट्रेजेडी सी मेंटेन अ काम्स दैट रिफ्लेक्ट एज इम्बाइड बाय कृष्णा टॉट अर्जुना बिफोर हर बिगिंस। यही है थोड़ा सा कृष्ण और उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। सो द नेशन नीड्स her equanimity, care, and constitutional precision amid the raging political and ideological battles. So कुल मिला के ये यहाँ पे डिकोडिंग करने की कोशिश की गई प्रेसिडेंट के स्पीच को, ठीक है। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए तो हमारे पास एक काम करेंगे कि प्रीलिम जो प्रिम्बल है ना, प्रिम्बल को जाके देख लेंगे। और अगर आप मुझे बताएं तो मैं 5-6 लोग मेरे को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं प्रिम्बल आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। ओके, आपको नीड नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। इन इंडिया। अच्छा, अभी मैं बताऊँ क्या है कि जो स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बात हो रही है, इसमें क्या कहानी क्या है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, लगभग 5 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइडेड किया था कि भई हमें मोर कंपनी बनानी है, ठीक है? जो इंडिया के बारे में विचार कर सकें और इंट्रोड्यूस करें कि सेलेक्ट उनको अगर हम उनको प्रोड्यूसर लिंक इंसेंटिव के थ्रू हम अगर जोड़ते हैं, तो वो इंडिया के बारे में बहुत कुछ सोच पाएँगे और गवर्नमेंट इनको क्या देगी? मनी देगी टू फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी को दैट मैन्युफैक्चर गुड्स हियर। वो क्या करें? इंडिया में आके क्या बनाएँ भई, अपनी जो भी गुड्स हैं उनको यहाँ पे बनाएँ, ठीक है? उसके लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू उनको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। जो इंडस्ट्री है उसने भाई बहुत ज़्यादा इसमें यू कैन से दैट एंथुसियाज़्म दिखाया कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी स्कीम मिल रही है हमें तो हम काम करेंगे इसमें। पीएलआई स्कीम जो है ना, स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है एंड विद द स्कीम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट। जब पीएलआई स्कीम को जब लॉन्च कर दिया गया, तो हम पहले देख रहे थे कि हमारे पास लगभग 300 मिलियन डॉलर, ठीक है? तो जो एक्सपोर्ट हमारा था ना वो 300 मिलियन डॉलर से जंप करके सीधा पहुँच गया आपका 11 बिलियन डॉलर। देख रहे हैं आप? तो एक स्कीम आने से कहाँ तक पहुँच रहे हैं? मैं आपको थोड़ा-सा ऐसे बताऊँ कि अगर एक स्कीम आती है तो एक स्कीम आने से जब पीएलआई की बात करी गई, तो हम 300 मिलियन डॉलर पे थे। और जब इस स्कीम के आने से अब हम देख रहे हैं 11 बिलियन, नॉट ए मिलियन, बिलियन डॉलर तक हमने जंप किया सीधा पीएलआई स्कीम के थ्रू, ठीक है? सो यही कहानी है इसमें ऑन स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अच्छा, थोड़ा-सा और बता दूँ ये एक्चुअली में हुआ क्यों था? देखिए आरबीआई जो है जो रघुराजन हैं अलॉन्ग उनके 2 अदर और इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने रिलीज़ किया ए ब्रीफ डिस्कशन पेपर आर्गुमेंट दैट द प्रोग्राम इज़ नॉट रियली पुशिंग इंडिया टुवर्ड बिकमिंग ए सेल्फ सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। उन्होंने ये कहा कि भई ये आर्गुमेंट दिया था कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो ये रियली नहीं है, ये पुशिंग इंडिया को करे, ये रियली नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट बनाए इन अ फील्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में। बट इसके विपरीत गवर्नमेंट को यूज़ करनी चाहिए जैसे टैक्स पेयर मनी को टू क्रिएट एन इकोनॉमी इकोसिस्टम ऑफ द लो लेवल असेंबली जॉब, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पीएलआई स्कीम आने से हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, है ना? और कितना स्मार्टफ़ोन की बात हुई हमारी, है ना? और कितना हमने इंसेंटिव जो है इस स्कीम के थ्रू गेन किया, ओके? तो ये पूरा डेटा दिया है, डेटा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। मैंने आपको उसका थोड़ा-सा ब्रीफ दे दिया और आप चाहें तो इसको और भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा और बता दूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर क्या है। हाउएवर द प्रॉब्लम जो बनी रही, इंडस्ट्री डिड नॉट वांट टू सेट अप द शॉप इन द कंट्री। वो शॉप नहीं बनाना चाहती थी कंट्री में। इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अ ग्रेट कंट्री, लेबर लॉ एंड आर्काइव्स, ठीक है? रीज़न भी दिया है। वर्कफोर्स इज़ नॉट वेरी स्किल्स, ठीक है? ये रीज़न दिए। टू सॉल्व दिस गवर्नमेंट यूज़ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब कैरेट का मतलब भैया क्या है? स्टिक का मतलब है रेज़िंग इम्पोर्ट ड्यूटी। स्टिक का मतलब है भई मजबूत हो गए, अब हम इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है? And thus making it more expensive for the companies to import stuff from the somewhere else and sell it in India. और कैरेट का मतलब है provide subsidy and incentive.
समझ रहे हैं? तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी अपनाई गई बाय द पीएलआई इंसेंटिव के थ्रू। सो ठीक है, तो इसमें हमें समझना क्या था कि हमारा जो पीएलआई इंसेंटिव आने से किस तरीके से हमारा जो यू कैन से दैट जो हमारा क्या नाम है फोन एक्सपोर्ट जंप था वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। वुमेन्स एंड बेबी क्रश टू डेथ इन उत्तराखंड लैंडस्केप। अब सबसे पहले हमें ये समझना है, क्योंकि मैं बताऊँ ये बड़ी विडम्बना की बात है कि अभी थोड़ा सा बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में लैंडस्लाइड होना आम बात है। और फिर भी थोड़ा सा ना जब लगता है कि मौसम ठीक नहीं है तो वो आप लोगों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। जो भी आपकी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, जैसे जोशीमठ में भी ऐसा हुआ था अभी, है ना। जोशीमठ के बाद अभी देख ही रहे हैं आप उत्तराखंड में किस तरीके से लैंडस्लाइड चल रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि वुमेन्स एंड बेबी क्रश टू डेथ इन उत्तराखंड लैंडस्लिप्स। तो उसकी वजह से वुमेन्स एंड बेबी की जो है डेथ हो गई। और एक्चुअली में जो उसका नाम जो बताया गया है ना, पूनम खांडुरी, और उसकी 4 महीने की जो ओल्ड सन था वो भी उसी में खत्म हो गया। ठीक है, सो इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है लैंडस्लाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो देखते हैं क्या है। Landslides is a geological event where mass of rock, soil, and debris rapidly move down slope, move down slopes due to factor like heavily rain, earthquake, volcanic activity और human activity। इन सारी एक्टिविटियों की वजह से आपके वहाँ पे जो भी रॉक है, सॉइल है या जो डेब्रीज है, वो क्या होती है, रैपिडली मूव हो जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, इट कैन केजेस सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है भैया, आपकी जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होते हैं। और टू थ्रेट टू ह्यूमन सेफ्टी, और इससे ह्यूमन सेफ्टी भी थ्रेट होती है। क्लियर कट है, किससे, लैंडस्लाइड से। अब थोड़ी सी हम इसके पार्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लैंडस्लाइड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट टाइप है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, देखिए सारी चीजें हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने नहीं है। यहाँ पे हमें मिलता है फॉल। देखिए ये हमारा फॉल हो रहा है, अगर यहाँ से कोई भी चीज गिर गई तो ये डायरेक्ट फॉल हो गया। ठीक है, टॉपल की बात करेंगे तो टॉपल क्या है, देख रहे हैं आप ये किस तरीके से ब्लॉक लेवल से गिर रहा है, ये ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, या फिर ये आपका हुआ फ्लैक्सुरल, ये इस टाइप का गिर रहा है तो ये फ्लैक्सुरल है आपका। ठीक है, स्लाइड की बात करेंगे, यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा, ये आपका देखिए जैसे ये चीज देख रहे हैं आप, जैसे आपका ये कोई पैचेस था, है ना, सॉइल पैचेस था, और सॉइल पैचेस में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये स्लाइड हो रही है बीच बीच में। ठीक है, इसको बोलेंगे आप रोटेशनल। उसके बाद प्लानर में देख रहे हैं आप, ये इस टाइप का था और ये यहाँ से नीचे चला गया, ये आपका प्लानर हो गया। अच्छा, बीच में तो ये यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में। कंपाउंड की बात करेंगे तो कुल मिला के ये आपका ये बीच से निकल गया, यू कैन सी दैट वैली टाइप का। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारा है फ्लो। तो सॉरी स्प्रेड, स्प्रेड देखिए ये फैल रहा है, ये यहाँ था फिर यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, फ्लो देख रहे हैं आप, फ्लो किस टाइप का हो रहा है, ये पूरा था इस टाइप का, देखे होंगे आपने, गांव में रहे होंगे तो आपको ये पूरी स्लाइड हो गया आपका। ठीक है, और स्लोप डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये आपका स्लोप डिफॉर्मेशन। ठीक है, सो क्लियर कट है आपका, ये आपके मूवमेंट के टाइप है कौन कौन से याद रखने हैं आपको, फॉल है, टोपल है, स्लाइड है, स्प्रेड है, फ्लो है, स्लोप डिफॉर्मेशन से। ओके, ये किसके टाइप से आपके, स्लाइड्स के। तो स्लाइड्स हमारी समझ में आ गया, व्हाट इज स्लाइड्स, है ना, किस तरीके से। अब आगे देखते हैं फिर क्या है। फिर हमारे पास ICFFR टू डेवलप इंडियन रिसर्च मेथोडोलॉजिकल टूल्स। बहुत बढ़िया बात, तो आपके यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा कि इंडियनाइज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी टूल को डेवलप किसके थ्रू किया गया, वो ICSSR के थ्रू किया गया। और ICSSR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या है इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ISSR। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास, सॉरी, ठीक ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको दिख नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसने ये क्यों लेके आ रहे हैं भैया, मैं बता दूं उसके बारे में। इनका प्लान है कि इंडियनाइज्ड रिसर्च मैथोलॉजिकल टूल जो होगा ये स्टडी करेगा कंट्री की जो सोशल और इकोनॉमिक चेंज कितने हुए हैं, यानी कि जो भी हम स्कीम लेके आए उससे इंडिया में कितने सोशल और इकोनॉमिकल चेंज हुए, इन चीज़ों के बारे में पता करेंगे। ये तो अच्छी बात है भैया। कुल मिला के ये कि इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी हो जाएगी ना कि ये फलानी स्कीम आई, उज्ज्वला स्कीम आई या ये स्कीम आई, तो इससे क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या सोशल यू कैन से दैट और इकोनॉमिकल चेंज हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जब हमें पता चलेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर में। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है, जो इंडियनाइज्ड रिसर्च मैथोलॉजिकल टूल है वो हमें क्या बताएगा,
ये बताएगा कि सोशल और इकोनॉमिकल चेंज कितना हुआ बाय द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द एनी स्कीम बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया तो क्या क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुआ। सो देखने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी स्कीम के थ्रू हमें पता करना है, देखते हैं। जैसे आपकी पीएम उज्ज्वला योजना है या पीएम आवास योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, पीएम कृषि और सिंचाई योजना है, या फिर पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ईयर ऑफ द मिलेट 2023 मनाया गया, आयुष्मान भारत है, जन औषधि योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, मेक इन इंडिया है, पीएम गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, या ब्लैक मनी जिसको अनडिस्क्लोज फॉरेन कैम एंड एसेट्स के नाम से जाना गया, एंड इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स 2015 एंड द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजंस अमेंडमेंट एक्ट 2016 एंड अमॉन्ग अदर्स। तो इन सब चीज़ों में ये देखा जाएगा भैया क्या क्या इनके इम्प्लीमेंट होने से क्या क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए बाय दी ICSSR। ये आपको याद रखना, इस टूल का नाम है, ये कंफ्यूज मत होना, इस टूल का पूरा नाम है इंडियनाइज्ड रिसर्च मैथोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता ही करना है कि भाई क्या है क्या नहीं है। अच्छा बात करते हैं इंडिया मस्ट मेंटेन क्लोज वॉच अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। देखिए मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको, EG5 यानी कि इसको इरिस बोला गया है, EG5 है ना, इसको क्या बोला गया, इरिस। यही क्वालिटी है अपनी, हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना इसकी क्वालिटी यही है। ये हमको पता है ना कि इसका कोविड-19 का भी जो वेरिएंट की बात चल रही है ना वो इज 5 यू कैन सी दैट एरिस के नाम से भी जाए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है। अब क्या होगा ना, इसको पूरा रफली पढ़ डालेंगे, बुरी तरीके से पढ़ डालेंगे, आपको ये नहीं पता होगा न्यू वेरिएंट क्या है ना, इट्स मोर कंफ्यूजन फॉर अस। सो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि भाई कौन सा वेरिएंट आया है क्या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं, जो EG5 यानी कि जिसको इरिस बोला गया हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लगभग 50 कंट्री में रिपोर्टेड किया गया। और इसको दूसरा देखते हैं, द बी है 2.86 पायरोला, ठीक है, वेरिएंट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 4 कंट्री, ये 4 कंट्रियों से आया है। तो आपको याद रखना है एक एरिस EG5 है, ठीक है, ये लगभग 50 कंट्रियों में, और BA 2.86 पैरोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेरिएंट नहीं याद रखनी है। अच्छा, इट वाज नोटेड दैट ग्लोबली टोटल 2,96,219 न्यू केस कोविड-19 हैड बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट 7 डेज। लगभग 7 दिन में 2,96,219 लोग कोविड-19 से आपका क्या हुआ है, मतलब रिपोर्टेड हुए हैं। और इंडिया विच इज मेक अप, इंडिया में कितना, लगभग 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज रिपोर्टेड ओनली 223 केसेस हैं, ठीक है, इन अ पास्ट वीक। तो हमारे यहाँ ज़्यादा केस नहीं है, 223 केसेस हैं। और 2 वेरिएंट आपको याद रखने बहुत अच्छी तरीके से कौन-कौन से हैं। एक है आपका EG5 इरिस और दूसरा है BA 2.86 पेरोला। अब आपसे यही पूछ लेगा, वो दे देगा आपके लिए टीबी, ये जो है टीबी के लिए है, गलत, टीबी के लिए गलत हो जाएगा। या फिर आपके लिए एक बीपाल, बीपाल के बारे में पढ़ा था ना आपने, बीपाल, ये आपका क्या है ना, ये रिलेटेड है किससे, टीबी से, जिसमें 3 दवाइयाँ मिलती है, किट मिलती है पूरी है, ठीक है। तो उसको समझ गए। अच्छा, इसकी स्टडी चल रही है, ICMR एक्चुअली में स्टडी कर रहा है कि पोस्ट कोविड जो मोर्टेलिटी थी उसके क्या रीजन रहे, क्या नहीं रीजन रहे। सो उसकी स्टडी चल रही है, बट हमको अभी एक्चुअली में क्या है ना, कोविड वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोविड वाला क्वेश्चन बनेगा, बट हाँ वेरिएंट बेसिस क्वेश्चन बन सकते हैं कि न्यू वेरिएंट क्या था क्या नहीं था, ठीक है। सो इस तरीके से हम देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। न्यूबॉर्न्स इन हर केयर जेल फॉर द लाइफ इन ब्रिटेन। यही बड़ी चीज़ें हैं, अजीब गरीब है। भाई केयर टेकर हो आप तो केयर टेकर की तरह काम करो, पर उसने क्या किया है, 7 न्यूबॉर्न जो है उनको डेथ मार दिया, और उसकी वजह से उसको क्या हुआ है, अब जेल में डाल दिया गया ब्रिटेन के में, ठीक है। सो ये तो अपने इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए कुछ भी। आगे देखते हैं, पाकिस्तानी टू कंपनसेट ओवर 100 क्रिश्चियन हु लॉस्ट देयर होम्स इन राइट्स। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ, अरे कृषि क्रिश्चियन है, अगर मान लीजिए कुरान के बारे में कुछ भी कह दिया तो उनके घर में घुस के या फिर उनकी चर्चों में, है ना, इस तरीके से दबंगई देना, ये कहाँ तक सही है, ये तो सही नहीं है ना, ये तो गलत है ना। अब अगर ऐसे क्रिश्चियनों के साथ होगा तो अमेरिका तो वही इसमें एक्शन लेगा ही। तो पाकिस्तान ये सब दिखाने के लिए ना ये सब काम करना शुरू कर दिया है। डर भी लगता है उसे ऐसी बात नहीं हुई, तो वो लोग घर में घुस के मारते हैं, है ना, बाद बाकी फाइटिंग हम तो चलती रहती है। तो कंपनसेट देने की बात की है 100 क्रिश्चियन को, जिनके घर खो गए, भाई घर घर उनके लॉस्ट हो गए, कई कारण क्या है, इन लोगों ने क्या किया, मतलब मैं बताऊं, उसकी पूरी स्टोरी ये थी कि भाई जो एक व्यक्ति थे वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्या किया कि कुरान के बारे में कुछ कह दिया,
इन लोग जब कह दिया तो इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी चर्च थी अपनी, वो जो आस पड़ोस की थी, उन सारी चर्चों में जाके जो भी था, जो आइटम होता है, सब चीज़ों को उन्होंने तोड़ने फोड़ने की बात करी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इनके घरों में भी घुस गए ये लोग, है ना, तो घर में भी तोड़ फोड़ की और इनके जो है घरों में आगजनी कर दी। ये बहुत सारा दंगा रहा, बट अब इन्हें कंपनसेट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। इक्वाडोरियंस रिजेक्ट ऑयल ड्रिलिंग इन द अमेजन इन हिस्टोरिकल डिसीजन, ये बहुत अच्छी बात है। इक्वाडोरियन ने क्या कर दिया भैया, रिजेक्ट कर दिया जो ऑयल ड्रिलिंग करनी है, मतलब ऑयल की जो खुदाई हो रही है इन द अमेजन में, ये हिस्टोरिकल डिसीजन, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं क्या इसके बारे में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। देखिए मैं बताऊँ आपको क्या है। इंडियन सॉरी हिस्टोरिकल डिसीजन, ये इक्वाडोरियन वोटेड ऑन संडे अगेंस्ट द ऑयल ड्रिलिंग। इसके लिए वोटेड हुए तो ऑयल ड्रिलिंग के उन्होंने अगेंस्ट में डाले। ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन द अमेजन दैट्स होम टू टू अनकंसोनेटेड ट्राइब्स एंड सर्व एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब कारण क्या है भैया, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के सर में तो आते ही है ना। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी है, जैसे आपकी देखेंगे यहाँ पे यूसुनी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। यूसुनी नेशनल पार्क वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डाइवर्स बायोडाइवर्स रीजन्स है। देयर एरिया इज इनहेबिटेड बाय दी कौन कौन से, टैगरीज एंड टोरोमाइनिन्स हु लिव्स इन द सेल्फ आइसोलेशन। तो आपको ये क्या करने हैं, इनहेबिटेड एरिया याद रखने हैं, कौन कौन से भी है यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा। ये आपका टैगरीज और टेरोनोइंस। 1989 की बात है। यूसनी वाज designated a world biosphere reserve by the United Nations Education Scientist and Culture Organization, इसको उसका नाम है यूनेस्को। और 1989 में यूसनी वाज designated a world biosphere reserve, ठीक है, इसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे और क्या है, इनकम्पासिंग ए सरफेस एरिया ऑफ ओवर 1 मिलियन हेक्टेयर में, ठीक है। बोस्ट लगभग 610 स्पीसीज हैं आपकी बर्ड्स की, 139 स्पीसीज हैं आपकी एम्फियन की, और 121 स्पीसीज हैं आपकी किसकी, रेप्टाइल्स की। ये बहुत सारा यू कैन से दैट वनरेबल एरिया है, इस वजह से यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यूसनी नेशनल पार्क की बात करेंगे, ठीक है, इज द होम ऑफ, यहाँ पे टैगरी और टैरोमैनिन इंडिजिनस ग्रुप रहता है। फिर ये हमारे लिए इसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना ये है कि आपका यूसनी नेशनल पार्क की लोकेशन आप मुझे बताएंगे गूगल करके कहाँ पर है ये, और दूसरा आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी रह रही है। ये टैगरीज और ये है टैरोमैनाई, ये दो ट्राइब्स हैं, ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और ये अमेजन साइड में मिलेगी। क्लियर कट है यहाँ तक। सो अब नेक्स्ट टेस्ट फॉर द इंडिया मल्टीपोलरिटी, राइट, राइट। तो क्या है कि एक बार फिर की बात करें, नई दिल्ली वापस आ गई भाई, क्या ब्रिक्स की बात चल रही है। चीजों को बेसिक और पॉलिटिक्स की मोटी परत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना, मुश्किल माननीय को नेविगेट करना, लोगों को राजनीतिक बाधाओं को दूर करना, और वैश्विक शासन की उच्च मेज पर जगह के लिए बातचीत करना, ये सब कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में होगी, वंस अगेन न्यू दिल्ली। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चलेगा, ठीक है, जिसमें आपका रूस, ब्रिक्स की तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। B4 आपका क्या हो जाता है, B4 आपका हो जाता है ब्राजील, ठीक है, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो भारतीय कूटनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण तनाव परीक्षण होगा भाई, कारण क्या है, साउथ अफ्रीका की बात है ये, ठीक है। और आने वाली भू राजनीतिक का आकार का भी अग्रदूत होगा। अच्छा, ब्रिक्स को अगर पुनः व्यवस्थित करने की क्षमता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से चलना बहुत ही कैसा भाई, ये अप्रत्याशित है, यू कैन से दैट अप्रत्याशित है, ठीक है। सो आगे क्या है फिर इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए वैश्विक शासन के लिए कई रास्ते हैं, जैसे शासन का विफल हो गया, इसमें गहरी लोकतांत्रिक प्रथाओं की बू आती है और उसकी आवश्यकता नहीं है। पुनरावृत्ति, यदि वैश्विक गवर्नेंस संस्थानों तंत्रों की गहरी प्रतिनिधित्व प्रकृति ने विफलता का कारण बना दिया, और जल्दी कभी न कभी अधिक समावेशी प्रणाली की संभावना कम है। तो ब्रिक्स जैसे मंच वैश्विक दक्षिणी देशों में गुस्से और निर्वाह चाहत कितना भी अपर्याप्त क्यों न हो, आज 40 विषम देशों ने औपचारिक व अनौपचारिक रूप से विस्तारित ब्रिक्स 5 देशों में शामिल होने की रुचि व्यक्त की है। समझ रहे हैं आप, लगभग 40 कंट्री ऐसे हैं, चाहे वो फॉर्मली या इनफॉर्मली, वो चाहते हैं कि वो किसमें शामिल हो जाएं, ब्रिक्स में शामिल हो जाएं, ठीक है। और विस्तारित ब्रिक्स 5 देशों में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। और उसके बाद करते हैं जस्ट 5 कंट्री टुडे
is reflected to deeply held sense of the against anger and global south of country their place in the world. अच्छा, आगे क्या है फिर देखते हैं थोड़ा सा। और अगर थोड़ा सा और मैं बता दूं की बात करूं आपको, जो चैलेंज है ना बिफोर किसके सामने, न्यू दिल्ली के सामने, चूज बिटवीन द चाइना सेंट्रिक या फिर वो वेस्ट सेंट्रिक को चुने, या फिर एक काम करे दोनों को बैलेंस कर लें, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट डायलेमा क्या है न्यू दिल्ली के लिए। देखिए डायलेमा की बात करूं तो भारत में द जियो पोलिटिकल चॉइस टूडे आर द नाइदर क्रिस्टल क्लियर नॉट इजी टू मेक। ना तो ये क्रिस्टल क्लियर है और ना ही ये इजी है इसको मेक करना, ठीक है, बनाना, यू कैन से दैट। सो फॉर वन, वेयर डज इंडिया बिलोंग टू इट्स ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है साहब। सो एससीओ यानी कि जो आपका एससीओ कंसिडर्ड संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉन्टेस्ट ऑफ यूक्रेन वार एंड यूनाइटेड स्टेट वेस्टर्न वर्सेस the standoff with Russia and of repeated questions is how can India be part of the Quad, और किस तरीके से इंडिया जो है क्वाड का पार्ट है। तो आपको इसमें से मैं बताऊं, ये वैसे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बट आपको ये निकाल लेना है कि भाई हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है। तो पहले आपको पढ़ना है G20 मेंबर कौन से हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए नहीं बता रहा, मैं मेंस के लिए नहीं बताया मैंने, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बताया। G20 कौन है आपको, क्वाड की कंट्री कौन है, और फिर आपका ब्रिक्स की, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका है कौन सा, अ, ठीक है, और उसके बाद G7। इस टाइप की ये जो कंट्री है ना, ये आपको पढ़ लेने हैं कौन कौन से। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। तो ब्रिक्स आपको पता ही है कौन सा है आपका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन कौन से आपके, G20, G7, G8, क्वाड, जो हमें पढ़ना है इसमें से, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं मेंस के लिए नहीं बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वाड हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा इसमें, और एससीओ, ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और आपका ब्रिक्स। इन बॉडियों को आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। सो कुल मिला के ये है कि ब्रिक्स जो है ना वो टेस्ट करना चाहता है किसको, इंडिया को, है ना, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा यही दिया है, तो उसको। और हम देखिए, और ये कोई डाउट नहीं है भाई, मल्टीपोलर वुड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ग्लोबल फोरम्स, और या फिर मान लीजिए परहैप्स इवन अटेम्प्ट टू डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए डी डॉलराइजेशन की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि कारण क्या है ना, कि जो भी हम अभी इंडिया म्यांमार के साथ हो, या इंडिया भूटान के साथ हो, या इंडिया बांग्लादेश के साथ हो, तो जो भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो डी डॉलराइजेशन के थ्रू करें। और डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें आपको देख रहे हैं किस तरीके से हम डॉलर से ना करके वो यू कैन से दैट डॉलर में हम उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को नहीं करते हैं, और वो हम किस में करते हैं, अपनी जो करेंसी होती है, ठीक है, उसमें करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। सो थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, कुल मिला के यही है कि भाई इसलिए भारत को एक और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्याय संगत वैश्विक शासन को बढ़ावा देने पर दृढ़ता से नजर रखनी चाहिए, और दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के आदेश से उसकी अपने तर्कसंगत हितों में कटौती न होनी चाहिए, ठीक है। जबकि भारत को गैर पश्चिमी मंचों पर चीन के प्रभाव को कम करना चाहिए। ऐसा करते समय उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक दक्षिण में अन्य देशों को अलग थलग न किया जाए, और उन मंचों की सदस्यता बढ़ाने में चीन के प्रयासों की योग्यता देख सकते हैं, ठीक है। इससे भू राजनीतिक दुविधा क्या होती है भैया, उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें हैं, क्या दिल्ली का डायलेमा है क्या नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको ना आपको प्रीलिम्स बेस से बताया, ना कि मेंस पर्सपेक्टिव से। सो आप इसको देख लेंगे एक बार, ओके। सो हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे, और मैं आपको बता दूं जो भी इंपॉर्टेंट थे आर्टिकल्स उनको हमने अच्छी तरीके से निकालने की पूरी पूरी कोशिश की है, और कुछ भी इसमें हमने नहीं छोड़ा। थोड़ा सा एडिटोरियल को मैंने प्रीलिम्स बेस पे कर दिया, नॉट ए मेंस, ठीक है। कारण क्या था, ये आज थोड़ा सा मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसको कम रीड कर पाया, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको आपको प्रीलिम्स से ही बताने की कोशिश किया। बट हाँ, इफ यू हैव एनफ टाइम देन यू रीड इट, आप एडिटर को पढ़ लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाद बाकी हमारा पीसी हो ही गया, पीसी हमने देख लिया, और उसके बाद हमारा था एक क्वेश्चन, जैसा कि हम देखते हैं तो क्वेश्चन हमने देख लिया क्या क्या था क्या नहीं था, और उसमें हमारे पास अब चंद्रयान 3 जो है उसने पर्दाफाश कर दिया है, और अब हम मून की डार्क साइड पर पहुंचने वाले हैं। आज 22 है, यानी कल लैंडिंग होगी, और लैंडिंग का टाइम होगा 5:47 23 अगस्त, ठीक है। तो चंद्रयान वाले टॉपिक को फिर एक बार और हम कवर करेंगे अपने अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, आपको
टेलीग्राम पर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ओके, सो और देखिए एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पीसी कंपाइलेशन आता है अपना वीकली वाला, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। और उस कंपाइलेशन में आपको कंप्लीटली पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाता है, ठीक है। और लगभग हम 2000 टॉपिक करेंगे और 2000 टॉपिक हम लास्ट जब हम प्रीलिम्स देने जाएंगे तब तक हमारे तैयार होंगे। और मुझे नहीं लगता कि उन 2000 टॉपिक में से अपने 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जिनको हम हिट ना कर पाए, ठीक है। ये ऐसा होगा और हम हिट कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।